नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। पार्लियामेंट पॉलिटिक्स की खबरों की शुरुआत करेंगे। आज जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई तो क्या बड़ी बातें रही है आज के दिन की, वो हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो बड़ी बात रही वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष आज भी अड़ा हुआ नजर आया। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता रजनी पाटिल के निलंबन को लेकर भी हंगामा हुआ और दूसरी तरफ राहुल ने जो कुछ कहा सब पब्लिक डोमेन में है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। इसके साथ ही साथ आज जब कार्यवाही शुरू हुई तो एक और बड़ी बात सामने आई, वो ये कि 15 फरवरी तक आरोपों को साबित करे राहुल गांधी, ये कहना है निशिकांत दुबे का। बजट सत्र के दौरान क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा भी उठा। तो ये वो तमाम बड़ी बातें जो एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो बातें आज सदन में की गई है, जहां एक तरफ जेपीसी की जांच को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ रहा तो क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा भी उठाया गया और इसके अलावा राहुल को लेकर कहा गया कि राहुल ने जो कुछ भी कहा है वो दस्तावेज होने चाहिए, वो सबूत होने चाहिए, जिसका जिक्र राहुल गांधी खुद सदन में करते हुए नजर आए थे कि वो जो कह रहे हैं वो आधार के साथ कह रहे हैं और उनके पास सबूत और दस्तावेज है। तो अब ऐसे में सत्ता पक्ष ये कह रहा है राहुल गांधी से कि वो सबूत पेश करे। जो बातें उन्होंने सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए की थी, अडानी ग्रुप को लेकर की थी। दरअसल आपको याद दिला दे, जब सदन में राहुल गांधी उपस्थित थे तब उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि अडानी को बचाने में लगी हुई है। इस पूरे मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को उन पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष यहां पर यह कहते हुए नजर आया था कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस बात का प्रमाण दे। उधर संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय ने पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को नोटिस भेजा। कांग्रेस सांसद को यह नोटिस विशेष अधिकार हनन के मामले पर भेजा गया और उनसे 15 फरवरी तक जवाब तलब किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को बीजेपी सदस्यों की तरफ से दिए गए इस विशेष अधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने के लिए कहा। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने इस टिप्पणी को निराधार बताते हुए उन पर विशेष अधिकार हनन का आरोप लगाया है। राहुल गांधी को यह नोटिस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से भेजा गया है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तनातनी जारी है और अब ऐसे में आज स्थगित होने से पहले कार्रवाई में विपक्ष ने जब जोरदार हंगामा किया तो उसने यही कहा कि जिस तरह से अडानी ग्रुप का मामला सामने आया, इसमें जेपीसी की मांग जो विपक्ष कर रहा है, जेपीसी जांच होनी चाहिए। तो वहीं सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी जब सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे और उन्होंने जो कुछ भी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, अब ऐसे में सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी दस्तावेज पेश करे, जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि उनके पास दस्तावेज भी है, वो पेश कर देंगे। अब इसी को लेकर आज गहमा गहमी रही और कार्यवाही दोनों सदनों की 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, आरोपों के बाद अब बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी, सुनवाते हैं आपको। हमारा निशिकांत दुबे जी ने दिया है, अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप जो लगाते हैं इसके लिए ऑथेंटिकेट तो करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वी आर ऑल आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जो उस दिन राहुल गांधी जी ने कहा वो बेसिर पैर की बातें की।
तो वो स्वतंत्रता के लिए कहा है कि यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो उस प्रमाण के साथ ही आप किसी मुद्दे को उठा सकते हैं। दूसरा, यदि कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कोई बात उठाना चाहता है तो उसके लिए वो नियम है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। यदि स्पीकर सेटिस्फाइड है कि नहीं आपका जो आरोप है वो सही है तो फिर स्पीकर आपको इजाज़त देते हैं उठाने का। उस दिन जो बातें हुई, अब आप समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, इसके अलावा वो लोकसभा के सदस्य भी हैं और बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना किसी चीज़ के बेसिर पैर की बातों पर आप जो है अनर्गल प्रलाप करते रहे। तो हमने एक सिंपल सा सवाल कहा है कि ठीक है, आपने यदि कहा हम आपकी बात से ही एग्री कर जाते हैं, लेकिन आपने जो जो आरोप लगाए हैं उन सारे आरोप के पीछे तथ्य क्या है, कागज क्या है, आपके झूठ के पुलंदे में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सारे आप स्पीकर साहब को दे दीजिए। मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक, क्योंकि उनके पास कोई कागज है नहीं। उधर संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा किया। विपक्ष लगातार अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जेपीसी की मांग कर रहा है। इसके अलावा राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल के निलंबन को लेकर भी चल रहे भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल के शुरू होने के साथ ही सदन के स्थगित करने का ऐलान किया। पहले उन्होंने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी मांग की और रजनी पाटिल के निलंबन का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। Sir, the remarks which I made, they are parliamentary, within the parliamentary working. And Rajni Patil, unnecessarily, she has been suspended under the pressure of government. And government always, they wanted to suspend the local members. One second. Particularly that. One second. कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल पर संसदीय कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करने का आरोप है। नियम के मुताबिक लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध है। सदन की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करने के मामले में सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को बजट सत्र के आखिरी दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। सरकार की तरफ से रजनी पाटिल पर कार्रवाई की मांग की गई थी। बीजेपी ने आर्टिकल 256 के तहत रजनी पाटिल को सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित किए जाने की मांग की थी। तो कुल मिलाकर रजनी पाटिल को निलंबित करने का मामला आज सदन में गूंजा। विपक्ष इसको लेकर जोरदार हंगामा कर रहा था। दरअसल रजनी पाटिल पर जो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, आप उसमें वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन उन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने सत्र की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी की है। ये आरोप रजनी पाटिल पर लगा, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने उनके निलंबन की मांग शुरू कर दी कि उन्हें इस चरण से, इस सत्र से सस्पेंड किया जाए, जिसके बाद इस खबर पर मुहर लग गई और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, स्पीकर की तरफ से ये फैसला लिया गया कि रजनी पाटिल को, ये बजट सत्र है, इसमें सस्पेंड किया जाए। और आज की जो कार्रवाई रही वो जेपीसी की मांग को लेकर मुद्दा उठा और इसके अलावा आपको बता दें कि सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को घेरा। तो कुल मिलाकर पहले राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और फिर देर शाम ये खबर मिली कि लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। तो 13 मार्च के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। तो कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल, जिन पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर आरोप क्या लगा है उन पर, जिसके बाद उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्या उन पर आरोप लगे हैं। सांसद रजनी पाटिल पर संसदीय कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का आरोप लगा है, जो कि पहले ही कहा जा सकता है किसी भी सदन में रिकॉर्डिंग करना वर्जित है। और इसके अलावा आपको बता दें
सदन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिसका जिक्र मैंने आपको किया आपके सामने कि चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, किसी भी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। संसद का सदस्य कार्यवाही के दौरान फोन पर बात भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ खास नियम है और ऐसे में रजनी पाटिल पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। सदन के नियम की अवमानना पर रजनी पाटिल को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि सत्ता पक्ष ने कहा था कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए उन्हें सदन से सस्पेंड किया गया। 256 के तहत रजनी पाटिल को सस्पेंड किया गया है। तो रजनी पाटिल जिन पर यह आरोप लगा, और ऐसे में इनके इस आरोप के बाद भी विपक्ष आज जोरदार हंगामा कर रहा था और इसके साथ ही साथ यह भी कह रहा था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि नियम 256 क्या है जिसके तहत सांसद रजनी पाटिल को सस्पेंड किया गया है। तो एक बार ये आर्टिकल भी जान लेते हैं कि आखिर ये नियम क्या कहता है। राज्यसभा की कार्यवाही नियमावली में नियम 256 का उल्लेख किया गया है, और क्या उल्लेख है वो ये जान लीजिए कि कार्यवाही में बाधा डालने वाले के खिलाफ 256 के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ इस नियम में यह भी लिखा गया है, सभापति नियम की अनदेखी करने वाले सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। सभापति को यह अधिकार है कि वो निलंबित कर सकते हैं। निलंबन की समय सीमा मौजूदा सत्र तक ही सीमित रहती है, यानी कि जब तक सत्र चलता है ये निलंबन की कार्रवाई उसी सत्र तक रहता है। निलंबन के फौरन बाद संबंधित सदस्य को सदन से बाहर जाना होता है। अगर किसी भी सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है तो वो तुरंत उस सदन को छोड़कर वहां से चला जाता है, ये कहना है इस नियम 256 का। तो नियम 256 भी आपने जान लिया जो कि रजनी पाटिल पर लगा। ऐसे में आज जब पार्लियामेंट जब शुरू हुआ, उसकी कार्रवाई शुरू हुई, तो ऐसे में विपक्ष का सवाल ये है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर सरकार आखिर जेपीसी क्यों नहीं बनाती है। आखिर जेपीसी क्या है अब ये भी जान लेते हैं। इसको जानने से पहले हम आपको ये बता दें, ये पूरा मामला अडानी मामले को लेकर है, शेयरों में गिरावट को लेकर है, गड़बड़ी को लेकर है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर है। जेपीसी में सदस्यों की संख्या जो है 30 और 31 होती है। समिति का अध्यक्ष सत्ता दल के सदस्यों को बनाया जाता है। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी इसे कहते हैं, फुल फॉर्म है इसकी, और इसकी मांग जो है विपक्ष पहले दिन से कर रहा है। 20 लोकसभा सदस्य, 10 राज्यसभा सदस्य इस समिति में शामिल किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, इस कमेटी के अंतर्गत जांच के लिए समिति के पास 3 महीने तक का वक्त होता है और इस वक्त में ही ये काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद के सामने पेश करती है, जो भी वो रिपोर्ट तैयार करती है उस मामले को लेकर। और अब तक 8 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है, अलग अलग मामलों में इसका गठन हो चुका है। इसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जेपीसी में सभी पार्टियों की बराबर भागीदारी होती है, इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बननी चाहिए। जेपीसी व्यक्ति, संस्था और पक्ष को पूछताछ के लिए बुला सकती है और कभी भी बुला सकती है, ये भी इसमें नियम है। जेपीसी के सामने पेश नहीं होने पर संसद की अवमानना इसे माना जाता है। अगर आप पेश नहीं होते, जेपीसी संबंधित व्यक्ति, संस्था से लिखित मौखिक जवाब दोनों मांग सकती है। दोनों अधिकार है, लिखित भी मौखिक भी। और साथ ही साथ आपको बता दें, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है, उसमें खास बात यह भी है कि इसके आने के बाद कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत आसान तरीके से जो पक्ष है वो रखा जाता है। तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास अब क्या क्या शक्तियां हैं ये भी जान लीजिए, क्यों विपक्ष अड़ा हुआ है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने को लेकर। तो चलिए देखिए, शक्तियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम। संसदीय समितियों की कार्यवाही गोपनीय होती है, बहुत सीक्रेट होती है। किस तरह से जांच होती है इस पूरे मामले में, ये सीक्रेट रखा जाता है। सिक्योरिटी, बैंकिंग लेन देन में गड़बड़ी पर फैसला जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी लेती है। ये फैसला लेने का अधिकार इन शक्तियों के अंतर्गत आता है। मंत्रियों को सबूत देने के लिए जेपीसी बाध्य नहीं कर सकता। ये खास है कि आपको सबूत देने के लिए वो नहीं आप पर जोर लगा सकता कि आपको साक्ष्य देने हैं। अध्यक्ष की अनुमति पर मंत्रियों से कुछ बिंदुओं पर जानकारी ली जा सकती है। ये शक्तियां जो है वो इस कमेटी के अंतर्गत है। सबूत मांगने को लेकर विवाद पर आखिरी फैसला अध्यक्ष का होता है, यानी कि अध्यक्ष आखिरी फैसला ले सकता है सभी तथ्यों को देखते हुए, सभी जानकारियों को जुटाने के बाद कि आखिर फैसला उसका क्या है।
चलिए, ये तो बात जेपीसी की रही। उधर पीयूष गोयल ने विपक्ष पर सदन में आकर हंगामा करने और सदन की कार्यवाही में खलल डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जिन्होंने चेयर का अपमान किया, नियम तोड़े, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बार बार अनुरोध करने के बावजूद विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। विपक्ष सदन ना चलने देने का फैसला करके ही सदन में आते हैं। दुख होता है जब सदस्य बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। ये सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन है। सुनिए। जिस प्रकार से लगातार वेल में आके हाउस की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने का काम विपक्ष कर रही है, ये सभी की देश के लिए एक बहुत गलत मैसेज है और सभी का मानना है कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। जिन माननीय सदस्यों ने चेयर का अपमान किया, जिन माननीय सदस्यों ने रूल्स लगातार तोड़े हैं, जिन माननीय सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना रिप्लाई नहीं देने दिया महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर, उनको माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। मैं मानता हूं कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग के विपक्ष के नेताओं ने ये व्यक्त करना चाहिए कि आगे वो सदन की कार्रवाई ठीक से सुचारू रूप से चले। चेयर की अपमान करी गई, बैठे बैठे भी टिप्पणियां दी गई वरिष्ठ नेताओं द्वारा। विपक्ष के मंशा है कि जो सदन चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के लिए बनाया गया है, शायद वो उस पे ना चलने देने का निर्णय लेके ही रोज सदन में आते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब 0 आवर मेंशन में कई माननीय सदस्य अपना बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें और उनको मौका नहीं मिलता है। ये एक प्रकार से मेंबर्स के प्रिविलेज का भी उल्लंघन है। उधर लोकसभा में संसद के चालू बजट सत्र के दौरान क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टिप्पणियों का जिक्र किया और पिछले साल के बजट में टैक्स लाए जाने का जिक्र करते हुए सवाल किया। इसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि करेंसी तो रिजर्व बैंक हैंडल कर रहा है, हम सिर्फ इसे लेकर बैक चेन को बैन करना नहीं चाहते। इसके कई पहलू हैं, असेट क्रिएशन भी है। और वित्त मंत्री ने एक तरह से सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि वो क्रिप्टो पर बैन करने नहीं जा रहे। वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में टैक्स लगाए जाने को लेकर भी सरकार का नजरिया साफ कर दिया। उन्होंने कहा, हम बैन तो नहीं लेकिन इसे रेगुलेट करना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने लोकसभा में ये भी बताया, हमने क्रिप्टो को लेकर टैक्स लगाया था। सुनिए। जो रिजर्व बैंक ने इशू कर रहे हैं वो है सॉवरेन बैक्ड करेंसी और उसमें होलसेल और रिटेल, जैसे मैं पिछले सवाल के लिए जवाब दिया, वो होलसेल और रिटेल के ऊपर पायलट हो रही है। उसमें कुछ पायलट के बाद ही हम उसका उपयोग कैसे विस्तार रूप से हम कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देख करके कुछ निर्णय में आ पाएंगे। इस बीच में G20 में भी ये चर्चा हो रही है, बैन ना करें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारे रूप में हम कर सकते हैं। सिर्फ क्रिप्टो के लिए वो उपयोग में नहीं आता, सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं उपयोग में आता, बाकी सब में उपयोग कर सकते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट, इन सब को रेगुलेट या बैन करने के रास्ते पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन करना नहीं चाहते हैं, मगर उसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं। ये एसेट के विषय में मैं बात कर रही हूं, करेंसी तो रिजर्व बैंक हैंडल कर रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना। अब ऐसे में क्रिप्टो करेंसी क्या है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रित डिजिटल संपत्ति है
और इसके साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी के जरिए डिजिटल लेन देन हो सकता है। आसान तरीका ये कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। ब्लॉकचेन तकनीक से क्रिप्टो करेंसी कई जगह स्टोर रहती है, जिसको लेकर सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉकचेन से डिजिटल करेंसी बनाकर रिकॉर्ड रखना भी आसान हो गया है। ये डिजिटल माध्यम हुआ है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। रेगुलेट करने के लिए बैंक या संस्था नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को अगर रेगुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई बैंक और संस्था की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती है, ना ही संस्था है, ना ही कोई बैंक है, और सरकार भी इसको मॉनिटर नहीं करती। क्रिप्टो करेंसी के रेट में अप डाउन भी होता रहता है, जैसे आपने शेयर मार्केट में देखा है उतार चढ़ाव, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में भी इसी तरह से अप डाउन होता है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से निजी करेंसी होती है, इसीलिए कहा जाता है इसका इस्तेमाल करने से पहले सावधानी और इसकी जानकारी जो है वो आप तक होनी चाहिए, तभी आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।